हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोगों ने जो सीरीज़ चलाई हुई है मेंडल के लॉ के बारे में, आज उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे उस हेडिंग का नाम है मानव में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, या उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मतलब मनुष्यों में मेल या फीमेल, मतलब लड़का या लड़की कब पैदा होगा, ये डिपेंड किस पे करता है। समाज ने एक ऐसी अवधारणा बना ली है महिलाओं के बारे में कि लड़के या लड़कियां पैदा होने का दोष केवल महिलाओं पे दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है। क्योंकि किसी फीमेल को लड़का पैदा होगा या लड़की, ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है मेल के स्पर्म पे। तो आज हम लोग जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं उस हेडिंग का नाम है मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, या उसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो चलिए हम लोग इसको फिर से चालू करते हैं हेडिंग को। तो मैं हेडिंग एक बार डाल ले रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, या इसी को हिंदी में हम कहेंगे मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ कहीं ये कट तो नहीं रहा है, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। ठीक है, नहीं कट रहा। ठीक, तो हम लोग जो हेडिंग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। देखो, जो ह्यूमन है, पहले तो थोड़ी सी इसमें बाहरी जानकारियाँ, वो होता है, या जो मनुष्य है उसे कहते हैं वीवी पैरस, या इसी को हिंदी में कहते हैं जरायुज। ये वीवी पैरस या जरायुज कहने का क्या मतलब, कह रहा है कि ऐसे जंतु जो जनन की क्रिया में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, उन जंतुओं को हम कहते हैं जरायुज जंतु। और ऐसे जंतुओं के त्वचा पर बाल होते हैं और उनके कान क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इस तरीके से हम पहचानते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी जंतु होंगे, एक्सेप्शनल होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम लोग कहें उन लोगों को निगलेक्ट किया जाए, तो दुनिया में ऐसे जंतु जिनके त्वचा पर बाल हो और उनके बाहरी कान दिखाई दें, उन जंतुओं को हम कहते हैं विविपैरस या जरायुज। और यह जंतु जनन की क्रिया में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। और दूसरा होता है ओवीपैरस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडयुज। ऐसे जंतु जनन की क्रिया में पहले अंडे देते हैं और उनसे शिशुओं का विकास होता है, और उनके त्वचा पर बाल नहीं होते और उनके बाहरी कान भी दिखाई नहीं देते। जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गई, इनके बाहरी कान नहीं दिखाई देते, ना ही इनके इस त्वचा पर क्या होती है, बाल होती है, तो उन्हें हम लोग कहेंगे अंडयुज। मनुष्य हो गई, गाय हो गई, कह रहा है मतलब मनुष्यों में महिलाएं हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब क्या होते हैं, जरायुज होते हैं, क्योंकि इनके त्वचा पर बाल भी होते हैं और इनके कान दिखाई भी देते हैं, और ये जनन की क्रिया में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म भी देते हैं। अब देखो, मनुष्य है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या इसी को हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना के निर्माण में एक कोशिका से, जाइगोट से स्टार्ट होकर एक सिंगल सेल से बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे कह रहा है कि मैं जिस कोशिका से बना हूँ, हैप्लॉइड अगर बात करेंगे तो स्पर्म होगा, जिसको अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन एक सिंगल सेल की बात करेंगे तो वो होगा क्या, जाइगोट। तो इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण के समय यूट्रस में एक जाइगोट सिंगल सेल रहा होगा, लेकिन मैं पैदा हुआ, नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ रहे हैं, तो मैं एक कैसा हो गया, बहुकोशिकीय जीव हो गया। जैसे लेकिन अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब जो एनिमल होते हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सिंगल सेल ही रह जाते हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर हो गया ह्यूमन, जरायुज हो गया ह्यूमन, जरायुज की क्रिया में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देगा, और मनुष्य की शारीरिक संरचना में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। दूसरा, मनुष्यों में जो क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम, या इसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र, उसकी संख्या होती है 46। अब चाहे मेल हो
मतलब पुरुष हो या महिला हो, दोनों के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46। या इसी 46 को हम लिख सकते हैं 23 जोड़ी या पेयर में। और ये गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? और तो ये गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के, एक को कहते हैं ऑटोसोम और एक को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और सोम वर्ड आया है क्रोमोसोम। मतलब ये गुणसूत्र एक दूसरे के क्या होंगे? समान होंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं दैहिक गुणसूत्र हिंदी में, दैहिक गुणसूत्र। और यह गुणसूत्र हमारी शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं। यह गुणसूत्र हमारी शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि एक महिला है तो उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, एक पुरुष है उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, उसके भी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं। तो हमारी शारीरिक संरचना का जो निर्माण करते हैं वो निर्माण करता है कौन? ऑटोसोम, जो एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं, महिलाओं में और पुरुषों में भी। और दूसरे गुणसूत्र को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या इसमें हिंदी में कहते हैं इसको लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। ठीक, सेक्स क्रोमोसोम। तो इसको मेल में और फीमेल में, मतलब पुरुषों और महिलाओं में, ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेल में भी इसकी संख्या कितनी होगी? 2। फीमेल में भी इसकी संख्या कितनी होगी? 2। पर मेल में जो होंगे वो होंगे X और Y, और फीमेल में जो होंगे वो होगा X और X। अब ऑटोसोम की संख्या अगर पूछेगा नंबर, तो ये होते हैं 22 जोड़ी या 44। और इसकी संख्या तो 2 हम लोग लिख दिए हैं, या दोनों चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का, ये होता है 1 जोड़ी या 1 पेयर, जो भी लिख लो। ठीक, तो पुरुषों में और महिलाओं में जो ऑटोसोम होते हैं वो संख्या में 44 और पेयर में 22 जोड़ी। पुरुषों में या महिलाओं में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़ी में 1 जोड़ी और संख्या में 2। अगर वो महिला है तो उसके में सेक्स क्रोमोसोम होंगे XX, पुरुष है तो उसके में सेक्स क्रोमोसोम होंगे XY। ठीक, अब 22 जोड़ी जो होंगे वो सबके सब होंगे X, मतलब 44, ये 45वां, ये 46वां, ये 45वां, ये 46वां। तो अगर किसी महिला में पूछा जाए कि 45वें और 46वें नंबर पर कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो दोनों कौन से होते हैं? X, जिसको क्या बोलते हो? सेक्स क्रोमोसोम। और पुरुषों में 45वें और 46वें नंबर पे क्या पाए जाते हैं? तो X और Y, जिसको कहते हो सेक्स क्रोमोसोम। ये हमारे जनन अंगों का निर्माण करते हैं। तो लिंग गुणसूत्र हमारे जनन अंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन महिला है कौन पुरुष। लेकिन ऑटोसोम जो होते हैं वो हमारी शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हमारी शारीरिक संरचना समान होती है। जनन अंगों के बेस पे महिलाओं में जो जनन अंगों के निर्माण होंगे उसके लिए जिम्मेदार ये होगा। ठीक, तो ये हो गया थोड़ा सा आउटलाइन। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्यों में सेक्स क्रोमोसोम का निर्धारण, लिंग गुणसूत्रों का निर्धारण कैसे होता है। तो फिलहाल हम इसको मिटाते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, ठीक, चलो देखो, हम लोग लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, या इसी को हम कहेंगे पैतृक पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी, माता पिता वाला जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक मेल हो गया, मतलब ये पापा हो गए मान लो, समझाने की बात हो गई। और दूसरी हो गई फीमेल, ये मान लो माता जी हो गई। ठीक, ये पापा श्री हो गए और ये माता जी हो गई। दोनों के शरीर में अगर पूछा जाए गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के शरीर में जो गुणसूत्र थे वो कितने प्रकार के थे? 2। एक को कह रहे हैं ऑटोसोम और एक को कह रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम लोग कहते हैं दैहिक गुणसूत्र, जो कि अभी हम पहले लिखे ही थे, दैहिक गुणसूत्र। और इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र।
ठीक। और ये भी कितने प्रकार के होंगे? 2। ऑटोसोम, क्या हो रहा है भाई, ऑटोसोम, और दूसरे को क्या बोलोगे? सेक्स क्रोमोसोम। कट तो नहीं रहा? थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग कहेंगे क्या? दैहिक गुणसूत्र। इसको हम लोग कहेंगे क्या? सेक्स क्रोमोसोम। तो पुरुषों में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 44 और सेक्स गुणसूत्रों की संख्या 2। स्त्रियों में ऑटोसोम्स की संख्या या दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 44, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2। अब दोनों के शरीर में होगा, जैसे ये 44 पूछेगा पुरुषों में भी तो एक्स एक्स, स्त्रियों में भी तो एक्स एक्स, पर पुरुषों में एक्स वाई, स्त्रियों में एक्स एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जनन की क्रिया में सबसे पहले बनेंगे गैमीट्स, और उनके बनने की क्रिया को कहते हो गैमिटोजेनेसिस। गैमिटो मतलब गैमीट्स और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। गैमीट्स के बनने की क्रिया को गैमिटोजेनेसिस या युग्मक, हिंदी वही है, जनन कहते हैं। ठीक। तो पुरुषों में जो ये लिंग गुणसूत्र थे ये क्या थे? एक्स वाई, और स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र थे वो क्या थे? एक्स एक्स। ये तो सामान्य है, तो इसमें से आधे आएंगे और इसमें से आधे आएंगे, क्योंकि युग्मक जनन की क्रिया होते समय जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं मियोसिस, दोनों में, या इसी को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो आधे इसमें से आएंगे, आधे इसमें से आएंगे, मतलब जितने भी गुणसूत्र बनेंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे? 2 प्रकार के। भैया काहे परेशान कर रहे हो? चलो जाओ। देखो, चलो छोटी छोटी परेशानी आते हैं। इसमें कितने प्रकार के गुणसूत्र बनेंगे? 2 प्रकार के। तो इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 44 में से 22 आएंगे और एक यहाँ से आएगा, ये हो गया आधा। यहाँ भी 44 में से 22 आएंगे और इसमें से भी एक आएगा। अब हम ये संख्या न लिख के कौन से गुणसूत्र आते हैं, तो इसको बोले थे क्या आएंगे? एक्स एक्स, ये भी एक्स एक्स, ये भी हो गया मेल एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स एक्स। तो इसमें 22 तुम्हारे आएंगे कौन से? ऑटोसोम। और इसमें एक आएगा कौन? यहाँ से पुरुषों में क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम एक्स। और दूसरा फिर जो 22 बचता वो भी आता, और एक यहाँ से क्या आता? वाई। तो ये कितने प्रकार के इसमें शुक्राणु बनेंगे? 2। 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। कोई दिक्कत? आधे यहाँ आ गए, आधे यहाँ चले गए, यहाँ से एक एक्स यहाँ आ गया, यहाँ का एक वाई यहाँ आ गया। और स्त्रियों में भी इसी तरह बनेंगे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, क्योंकि स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र एक्स थे। तो पुरुषों में जो युग्मक बनते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। स्त्रियों में जो बनते हैं वो केवल 1 प्रकार के बनते हैं। और जनन की क्रिया में जो बनते हैं ये संरचनाएं, गुणसूत्र, उनको कहते हैं शुक्राणु या स्पर्म। इसको क्या कहेंगे? स्पर्म या शुक्राणु। तो पुरुषों में कितने प्रकार के शुक्राणु? 2। और स्त्रियों में जो बनते हैं उसे कहते हैं ओवम या अंडाणु। उसमें कितने प्रकार के बनेंगे? तो केवल 1। शुक्राणु जो होता है वो गतिमान होता है, मतलब चल सकता है, और वही निषेचन की क्रिया में कहाँ जाएगा? ओवम तक। तो अगर ये वाला इसके पास पहले पहुंचा तो 22 और 22, यहाँ से 22, यहाँ से 22 हो जाएगा 44, यहाँ से एक एक्स और यहाँ से एक एक्स, टोटल हो गए 46। 44, 45, 46। अगर ये वाला इससे मिला तो 22 और 22 क्या हो गए? 44, यहाँ से एक एक्स और यहाँ से एक वाई, ये भी कितने हो गए? 46। तो मतलब प्रथम पीढ़ी में या तो लड़का पैदा होगा या लड़की, लेकिन ये निर्धारित कौन कर रहा है? पुरुषों के क्या? शुक्राणु, कि एक्स वाले पहले पहुंचेंगे कि वाई वाले। तो अगर कह रहा है किसी में महिला को लड़की या लड़का पैदा हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? पुरुषों का शुक्राणु। तो निषेचन की क्रिया में 300 से 400 मिलियन जो शुक्राणु बनते हैं 2 प्रकार के, एक्स और वाई वाले, उसमें से जो पहले पहुंचा है ओवम तक, क्योंकि ओवम में तो केवल एक्स गुणसूत्र हैं तो वो तो डिसाइड करेगा नहीं। तो इसमें से अगर एक्स वाला पहले पहुंचा स्पर्म तो दोनों एक्स हो जाएंगे तो लड़की पैदा होगी, अगर वाई वाला पहले पहुंचा तो एक्स वाई हो जाएगा तो लड़का पैदा होगा। तो इस प्रकार पुरुषों में, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रिया में कौन हेल्प करता है? पुरुषों का शुक्राणु। तो इस तरीके से होता है
महिलाओं के अंदर शुक्राणुओं की सहायता से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। तो अगर कह रहा है मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए, तो सबसे पहले आपको इतना बनाना पड़ेगा। इतना बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि मनुष्य एक विविपेरस प्राणी है, जिसके कारण यह जनन की क्रिया में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है। और मनुष्यों में जनन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, जिसके कारण उसे इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं या आंतरिक निषेचन कहते हैं। पुरुषों में तथा महिलाओं में शुक्राणुओं की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है, जो 2 प्रकार की होती है, जिन्हें दैहिक गुणसूत्र तथा लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों में दैहिक गुणसूत्र समान होते हैं एक दूसरे के, जबकि सेक्स क्रोमोसोम पुरुषों में 2 होते हैं, जिन्हें एक्स वाई से प्रदर्शित किया जाता है, और महिलाओं में भी 2 होते हैं, जिन्हें यक्स एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। जिसके कारण पुरुषों तथा महिलाओं के शरीर में बनने वाले युग्मक जो युग्मक बनते हैं, उनके बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। पुरुषों के शरीर में जो युग्मक बनते हैं उसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 22+X तथा 22+Y से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि स्त्रियों में बनता है क्या? अंडाणु, जिसे 22+X और 22+X से प्रदर्शित किया जाता है, जो होते हैं केवल 1 प्रकार के। पुरुषों के शुक्राणु जो होते हैं वो गतिमान होते हैं, जो जनन की क्रिया में ओवम तक या अंडाणुओं तक पहुँचते हैं, मादा जननांग के संयुग्मन नलिका या फैलोपियन ट्यूब में। और उसमें भी अगर पूछे कहाँ पे, तो एम्पोलरी स्टमक जंक्शन वाले भाग में, जहाँ पर होता है निषेचन। तो यदि पुरुषों का 22+X पहले स्त्रियों के 22+X ओवम से निषेचित होता है, तो क्या लड़की का जन्म होता है। लेकिन यदि पुरुषों का 22+Y स्पर्म स्त्रियों के 22+X गुणसूत्र से पहले निषेचित होता है या फर्टिलाइज्ड होता है, तो उससे जन्म लेता है क्या? मेल। तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है कौन? मेल या पुरुष या पतिदेव। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।